प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। यह एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो है। यह इस वीडियो में आपका 5वां सेशन चल रहा है। 5वां सेशन का यह सेकेंड वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 131 to 151 तक कवर कराया जाएगा। 5वें सेशन में आपको टोटल सेक्शन 5 to 55 तक कवर कराया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू किया जाए। कमला, जो कि हत्या का अभियुक्त है और जो पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान उसने दिया कि यानी कमला क्या था, हत्या का अभियुक्त है और वह क्या था, पुलिस अभिरक्षा में था। तो उसने क्या बयान दिया था, देखा जाए। मैंने कुल्हाड़ी से नूपुर घोष की हत्या की है। मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी, फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमला के विरुद्ध सिद्ध किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कथन ए, ऑप्शन बी कथन बी ख, ऑप्शन नंबर सी कथन क एवं ख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कथन ख, यानी कमला जो कि हत्या के अभियुक्त है, वो क्या है, पुलिस अभिरक्षा में है। तो उसने जो बयान दिया उसमें से केवल यह साबित किया जाएगा कि मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंकी। ओके, यह आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में मिलेगा। इसमें यह बताया गया कि अभियुक्त यानी जो कमला है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितना साबित किया जाएगा। ओके, तो उसी के परिणाम स्वरूप यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष किए गए कथन का केवल वह भाग तथा उस सीमा तक ग्राह्य है जहाँ तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। अतः कथन मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंकी थी, जिसके फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई, जो न्यायालय के समक्ष कमला के विरुद्ध सिद्ध किए जा सकते हैं। परंतु यह कथन कि मैंने कुल्हाड़ी से नूपुर की हत्या की, यह साबित नहीं किए जा सकते कि पुलिस के अभिरक्षा में उसने कथन किया गया, साबित नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है, उसने उसे घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? ऑप्शन नंबर ए चोरी का अपराध कारित करने की, ऑप्शन नंबर बी तिजोरी का ताला खोलने की, ऑप्शन नंबर सी तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने एवं साक्ष्य नष्ट करने की, ऑप्शन नंबर डी चाबी को घर के आंगन में रखने का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चाबी को घर के आंगन में रखने तक की सीमा तक इस बात को क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। ओके, व्याख्या देख ले। धारा 27 के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से उतनी जानकारी पता लगे तथ्य से संबंधित है, उतनी ही बात जिनकी तथ्य से संबंधित है साबित की जा सकेगी। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त की सूचना चाबी को घर के आंगन में रखने से संबंधित है, अतः चाबी के पता लगाने और तथ्य की सीमा तक सूचना साबित की जा सकती है। यहाँ तक नहीं साबित की जा सकती है कि चोरी का अपराध कारित किया, केवल यह साबित किया जा सकता है कि चाबी को घर के आंगन में रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णित किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 धारा 24, 25 एवं 26 का पालन, यानी नीचे के 4 केस है, इसमें से किस केस में कहा गया था कि एविडेंस एक्ट की धारा 27 धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है। ओके, ऑप्शन नंबर ए पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन बी इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमोहन उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी पी कोटैया बनाम किंग एम्परर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में बताया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 27 है ना, धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है। ओके, इसका व्याख्या देख ले। जबकि अगर ये तो हो गया कि इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि धारा 27 जो है क्या है, धारा 24, 25, 26 का 24, 25 और 26 का पाथ है, तो हो गया। ओके, लेकिन इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में इसमें आर्टिकल 14 के आधार पर क्या किया था, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 27 को संवैधानिकता की चुनौती दी थी। ओके, तब पी कोटैया
जिसको पुलकित कौटिल्य बोलते हैं, बनाम किंग एम्परर के बाद में धारा 27 को स्पष्टीकरण किया गया था। प्री काउंसिल ने धारा 27 का स्पष्टीकरण किया है। ओके, क्योंकि पाकला स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद में न्यायमूर्ति एटकिनी ने संस्कृति के संदर्भ में क्या किया, न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया। यह मृत्युकालीन कथन से संबंधित निर्देशकवाद है, पाकला न्याय स्वामी बनाम किंग एम्परर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराधों से संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशनों के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना है, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसके शव आदि का भी समावेश होता है। ओके, उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किस बाद में? ऑप्शन नंबर ए पुलकुरी कौटिल्य बनाम एम्परर के बाद में। ऑप्शन बी कुशल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी सावला दास बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी पाकला न्याय स्वामी बनाम एम्परर। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पुलकुरी कौटिल्य बनाम एम्परर के मामले में उपरोक्त निर्णय दिया गया था। ओके, उपरोक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिकता के रूप से वैध ठहराया गया था? ओके, किस बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 को संवैधानिकता के आधार पर वैध ठहराया गया था? ओके, ऑप्शन ए देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन में बी अहिराज राजा खेन बनाम महाराष्ट्र सौराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम गौंडा बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन नंबर डी नाथू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अनुच्छेद 27 को क्या किया गया था? आर्टिकल 14 के आधार पर उसे चुनौती दी गई थी। ओके, जबकि न्यायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में भी आर्टिकल 27 को आपको दिया गया था। 27 को भी उसमें इस आधार पर दिया गया था कि वह क्या है 24, 25, 26 का अपराध नहीं, इस आधार पर उसे चुनौती दिया गया था आर्टिकल 14 के आधार पर भी न्यायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाद में से किसमें धारा 27 को संवैधानिकता के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिया गया था? यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दिया गया था किस वाद में? ऑप्शन नंबर ए स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के बाद में। ऑप्शन नंबर बी मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर। तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी किंग एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर क्या किया था? भारतीय संविधान के धारा 27 को चुनौती दिया गया था। ओके, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू या 1961 सुप्रीम कोर्ट का जो वाद जिसमें साक्ष्य अधिनियम धारा 27 को संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई थी। ओके, न्यायालय ने धारा 27 को वैध घोषित किया तथा 20(3) आत्मविश्लेषण का जो सिद्धांत है आर्टिकल 20 में आपको 3 सिद्धांत दिए गए। 20 के 1 में कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ओके, 20 के 2 में दोहरे दंड से संरक्षण, 20(3) में आत्मविश्लेषण से संरक्षण। उस सिद्धांत पर 20(3) के आधार पर उसे चुनौती दिया गया था। आत्मविश्लेषण का सिद्धांत यह है कि उसमें किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यह बताया गया। ओके, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर के मामले में साक्ष्य अधिनियम धारा 10 से तथा क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का वाद धारा 8 से संबंधित है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय धारा 27 को संवैधानिकता के आधार पर है जो कि उसे अनुच्छेद 14 के आधार पर उसे चुनौती दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 27 तथा ऑप्शन डी धारा 30। ओके, तो इसका सही आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 27 के तहत अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति यानी फ्री कंसेंट से क्या ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साबित सुसंगत होगा 27 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए।
धारा 27 पश्चात और तथ्य द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। यदि अभियुक्त व्यक्ति की जानकारी के परिणाम स्वरूप कुछ तथ्यों का पता लगता है, तब उससे उतने को व्यक्ति की सूचना के आधार पर ज्ञात हुई तथ्य संबंधित है साबित की जा सकेगी। यदि स्वेच्छा सम्मति से ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट से सूचना प्राप्त होता है तो वह धारा 27 में सुसंगत होगी। यद्यपि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा साक्ष्य प्रथमतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है तथा अस्वैच्छिक सहमति या दबाव के अधीन किए गए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना से ज्ञात तथ्यों का साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि तब यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) तथा आर्टिकल 21 के उल्लंघन में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि क्या अवधारित किया? स्वैच्छिक प्रशासक परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी सी मुनुअप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल कन्हैया लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर डी सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कहा गया था कि स्वैच्छिक प्रशासक परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। श्रीमती सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्वैच्छिक प्रशासक परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताज़ा करना बताया गया? अच्छा, किस सेक्शन में रिफ्रेश मेमोरी को बताया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 155, ऑप्शन सी धारा 159, ऑप्शन डी 59। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 159 में स्मृति ताज़ा यानी रिफ्रेश मेमोरी को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व तो क्या नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए पुरुष को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। क्या आवश्यकता तो इसमें ये पूछा जा रहा है, जो नीचे के 4 ऑप्शन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अकॉर्डिंग कौन सा आकर्षित करने के लिए मतलब कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है धारा 27 का, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए किसी पहले क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है? व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पुरुष या महिला होना। ऑप्शन नंबर सी उसके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सूचना के परिणाम स्वरूप तथ्य के बरामदगी होना चाहिए। ओके, तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पुरुष या महिला होना आवश्यकता तो नहीं है, जबकि क्या क्या आवश्यकता है? व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए तथा क्या है उसके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए तथा सूचना के परिणाम स्वरूप तथ्य की बरामदगी होनी चाहिए। ओके, जबकि उसमें पुरुष या महिला होना उसका आवश्यकता तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया है यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया है कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को योजना के अनुसार ही वह अपराध को क्या किया गया? क्रियान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे या कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं किया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 से वर्जित होने के कारण अभियोजक को यह कथन साबित करने की अनुमति नहीं होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 से वर्जित न होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना का परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 The basic idea based in the section 27 of Evidence Act is doctrine of यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 में कौन से डॉक्ट्रिन? ओके, ऑप्शन नंबर नेसेसिटी, ऑप्शन नंबर बी
confirmation by the subsequent event, ऑप्शन नंबर सी एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ एवर। तो 142 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। इसका व्याख्या देख ले। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 में किसी पश्चातवर्ती घटना से उत्तरवर्ती प्रसंग पुष्टिकरण के सिद्धांत को मूल विचार के रूप में समाहित किया गया। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में जो सिद्धांत है वो क्या है, पश्चातवर्ती घटना से उत्तरवर्ती प्रसंग के पुष्टिकरण। ओके, यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, एक संस्वीकृति की सुसंगतता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के बाहर एक बंदी द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है चाहे यदि वह थोड़े से उत्प्रेरण से ही की गई हो। ऑप्शन नंबर सी, एक अभियुक्त जिससे पुलिस के आने पर बांध कर रखा गया था जिसके द्वारा ऐसी दशा में रहते हुए की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी। ऑप्शन नंबर डी, एक अभियुक्त द्वारा उसके मस्तिष्क में निर्मित धारणा कि अब कोई भय आदि नहीं है के बाद की गई संस्वीकृति भी सुसंगत नहीं होगी। तो नीचे के जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी एक संस्वीकृति को सुसंगत के लिए आवश्यक नहीं है उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। इसका सही आंसर है। जबकि गलत आंसर कौन हो गया? बी, सी और डी हो गया। देखिए डी किस आधार पर हुआ है ये बताते हैं। एक अभियुक्त द्वारा उसके मस्तिष्क में निर्मित धारणा की अब कोई भय आदि नहीं है के बाद की संस्वीकृति भी सुसंगत नहीं। जबकि ऐसी संस्वीकृति क्या होती है? संस्वीकृति सुसंगत होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 28 के अंतर्गत। एक अभियुक्त द्वारा मस्तिष्क में निर्मित धारणा की अब कोई भय आदि नहीं है अगर उसके बाद संस्वीकृति की गई है तो ये क्या होता है? संस्वीकृति माना जाता है। जबकि इसमें क्या है? सुसंगत नहीं है। धारा 28 का मतलब हेडलाइनिंग ही है कि उत्प्रेरण धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। इसमें क्या बोलता है? सुसंगत नहीं है। ओके, तो ये गलत है। तो ऑप्शन में सी देख लिया है। एक अभियुक्त जिससे पुलिस के आने तक बांध कर रखा गया था उसके द्वारा ऐसी दशा में रहते हुए की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी। तो गलत है ना, पुलिस अभिरक्षा में रखकर उसके द्वारा की गई संस्वीकृति तो सुसंगत ही नहीं होगा। ओके, तो इसमें बोला गया सुसंगत है, इस कारण गलत है। ओके, तो था ऑप्शन बी को देख लिया जाए। न्यायालय के बाहर एक बंदी द्वारा दी गई संस्वीकृति सुसंगत होती चाहे वह थोड़ी देर से उत्प्रेरण से ही की गई हो। ओके, यानी पुलिस न्यायालय से बाहर रहेगा तो बंदी किसके कब्जा में रखना है? बंदी तो ऑब्वियसली ये क्या है? बंदी को पुलिस के अभिरक्षा में रखना है। और क्या बोला गया है कि उत्प्रेरण दिया गया है, उसको धमकी दिया गया है, उत्प्रेरण दिया गया है तो उसके फलस्वरूप उसने यदि संस्वीकृति दी गई है तो सुसंगत होगी। तो गलत है ना, उत्प्रेरण धमकी या वचन के उपरांत यदि कोई संस्वीकृति दी गई है तो संस्वीकृति विसंगत हो जाती है। जबकि इसमें क्या बोले? सुसंगत है, इस कारण धारा बी गलत है। जबकि धारा ए किसका आंसर यह बताते हैं। एक संस्वीकृति सुसंगत होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए। यानी जो कन्फेशन किया गया है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो कन्फेशन किसी अन्य को सूचित किया गया हो। ओके, इसका व्याख्या देख लें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30 तक में संस्वीकृति को प्रावधान दिया गया है। सही प्रावधान के अनुसार संस्वीकृति की आवश्यकता तो निम्नलिखित है। संस्वीकृति के क्या क्या एलिमेंट है बताया गया। वह अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई हो, दूसरा उसने अपराध को स्वीकार किया हो, तीसरा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो तथा चौथा वह स्वेच्छा रूप से की गई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्य द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से? अभी बताया गया थोड़ी देर पहले, आपको याद होना चाहिए। खैर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 27, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 102 तथा ऑप्शन डी 165। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए यानी धारा 27 का यह सिद्धांत है कि पश्चातवर्ती तथ्य द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 से व्याख्या देख ले। चला तब ऐसे जानकारी उसे 144 की तो व्याख्या लिखी ही नहीं है।
चलिए लिखे फिर 144 की व्याख्या देख लेते हैं। मर्द साक्ष्य देने में धारा 27 पश्चातवर्ती तथ्य द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, इस धारा में उपबंध किया गया है कि जब किसी तथ्य के बारे में अभी साक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम से उसका पता चला, तब ऐसे जानकारी में से जितने चाहे वह संस्कृति की कोटि में आते हैं या नहीं, जितनी तद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टीकरण संबंधित है साबित की जा सकती है। ओके, जबकि धारा में प्रयुक्त शब्द पता चला है का वो ही उपयुक्त सिद्धांत इंगित करता है। जबकि धारा 102 में क्या बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 102 में सबूत का भार बताया गया है। 115 में क्या बताया गया, 115 में विबंध बताया गया। जबकि धारा 164 में क्या बताया गया, दस्तावेज पेश करने से इनकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 164 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 शुरू किया जाए। निम्न वाद में से कौन सा वाद जो है संस्कृति से संबंधित नहीं है, यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक केस है वो क्या है, संस्कृति से संबंधित नहीं, जबकि 3 अन्य जो केस है संस्कृति से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कोटाया बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमोहन उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी बम्बई राज्य बनाम काठी कालू, तथा ऑप्शन नंबर डी एमसी बनाम पुनेन। तो 145 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी एमसी बनाम पुनेन के बाद वो क्या है, संस्कृति से संबंधित नहीं है। जबकि संस्कृति से संबंधित कौन कौन से बात है, पुलकटी कोटाया बनाम किंग एम्परर, इस शॉर्ट में कोटाया लिखा गया है। ओके, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमोहन उपाध्याय, द बम्बई राज्य बनाम काठी कालू वाद, ये तीनों जो वाद है संस्कृति से संबंधित है। जबकि एमसी वर्गीस बनाम पुनेन का वाद संस्कृति से संबंधित नहीं है। यह वाद विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचना से संबंधित है, यानी मर्द साक्ष्य दिन 122, हाँ 122 से ही है, उसी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूचना है उसी से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओके, सूची 1 में क्या है, उत्पन्न किया वचन द्वारा कराई गई संस्कृति, तथा ऑप्शन नंबर बी सूची दूसरा में क्या, कस्टम आधिकारिक संस्कृति, तथा सी अभियुक्त के प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्कृति, तथा डी पुलिस हिरासत में दी गई बयान के अनुसार में तथ्य की खोज। ओके, ये किस केस में कौन सा सिद्धांत बताया गया था, या फिर कौन सा केस किस तथ्य से संबंधित है, उसी को ही पूछा जा रहा है। ओके, इसका व्याख्या क्या, इसका ऑप्शन मिलाया जाके इस ऑप्शन में है। ओके, वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचना आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 122 के अंतर्गत समाहित है। ओके, इसका व्याख्या अगर इसको मिलाया जाए, उत्पन्न धमकी तथा वचन तो किससे था, तो उत्पन्न धमकी तथा वचन द्वारा कराई गई संस्कृति आपको किस भाग में बताया गया था, आपको प्यारेलाल बनाम भार्गव। ओके, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान के बाद में बताया गया था। ओके, जबकि कस्टम अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति, यानी बी कस्टम अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति किसमें बताया गया था, पंजाब राज्य बनाम बरकत राम के मामले में बताया गया था, तथा अभियुक्त के प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्कृति आपको घुनू नगेसिया बनाम बिहार राज्य के मामले में बताया गया था, तथा लास्ट पुलिस हिरासत में दिया गया बयान के अनुसार में तथ्य की खोज या बम्बई राज्य बनाम काठू कालू के मामले में बताया गया था। ओके, तो इस अकॉर्डिंग मिलाया जाए तो ए का हो गया 3 हो गया, ए का 3 हो गया, ओके, बी का 2 हो गया, ओके, सी का 1 हो गया, तथा डी का 4 हो गया। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, जैसे मैंने बताया, देखिए इसमें उत्पन्न धमकी तथा वचन द्वारा कराई गई संस्कृति किससे संबंधित है, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्कृति, पंजाब राज्य बनाम बरकत राम, अभियुक्त की प्रथम संसूचना रिपोर्ट में संस्कृति, अग्रणी नगेसिया बनाम राज्य के मामले में, तथा पुलिस हिरासत में दिया गया बयान के अनुसार में तथ्य खोज बम्बई राज्य बनाम काठू काली अघोध के मामले में बताया गया था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 146।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद 47। ओके, पलविंद्र कौर बनाम बिहार राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी पलविंद्र कौर बनाम बिहार राज्य का जो वाद है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी मृत्युकालीन कथन से, ऑप्शन नंबर सी लेख पुस्तकों की प्रविष्टि से, ऑप्शन नंबर डी निर्णयों की सुसंगत से। ओके, 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पलविंद्र कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित। ओके, जबकि संस्कृति की परिभाषा किस केस में दिया गया था? तो पाकनारायण स्वामी के मामले में संस्कृति की परिभाषा को स्वीकार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 148 निम्न में से कौन सा बात केवल स्त्री के आँख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था? यानी नीचे के 4 केसेस में से कौन से केस में स्त्री के क्या कहते हैं आँख के आंसू के आधार पर निर्णित हुआ था? ओके, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कन्हूरी देवी, ऑप्शन बी शमीम रहमानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर सी के नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर डी पलविंद्र कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी पलविंद्र कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या गया था? स्त्री की आंखों के आंसू के आधार पर निर्णय दिया गया था। पलविंद्र कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में पलविंद्र कौर पर अपने पति की हत्या एवं साक्ष्य को छुपाने का अभियोग लगाया गया था, किंतु न्यायालय ने उसे दोनों ही आरोपों से बरी कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 149 अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्ष्य के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांतों को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित किस बात में निर्धारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छत्तीस, ऑप्शन नंबर बी मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर सी एनसीटी दिल्ली राज्य बनाम रविकांत शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्णन बनाम उड़ीसा राज्य। 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छत्तीस के मामले में कहा गया था कि अन्वेषण अधिकारी जो साक्ष्य के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांतों को संदेहास्पद नहीं बनाता। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन जो होता है IO उससे सवाल किया जाना चाहिए। इसे अन्वेषण में यानी इन्वेस्टिगेशन में लेट क्यों हुआ है तथा केवल अन्वेषण में लेट होना यह नहीं बताया जा सकता है कि यह जो अपराध यह संदेहास्पद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कथन और करण है। ओके, संस्कृति कथन संस्कृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। ओके, ऑप्शन करण संस्कृत स्वाभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। ओके, तो कुटकरण इसको देख लिया जाए, नीचे दिए गए उसका सही क्या? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है परंतु आर सही है। यानी संस्कृत यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है, परंतु आर गलत है कहने का मतलब ए गलत है परंतु आर से मतलब ए गलत है यानी संस्कृत यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसके प्रयोग सदैव करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो ये गलत है ना। संस्कृत यदि स्वतंत्र भी होते हैं तो जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध सदैव जो लिखा हुआ है ना, हाँ कुछ मामलों में उसके खिलाफ होता है लेकिन सदैव उसके खिलाफ वह नहीं होता है। ओके, और जो आर कथन है इसका कारण संस्कृत स्वाभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है, यह सही है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी संस्कृत धारा 27 के अधीन वहाँ तक साबित की जाएगी जहाँ तक किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है या धारा 29 के अधीन कुछ परिस्थितियों में साबित की जा सकती है। अतः संस्कृति स्वैच्छिक होने के बाद भी यदि धारा 25 या 26 के अंतर्गत आती है तो ग्राह्य नहीं है। संस्कृत स्वाभियुक्त के विरुद्ध तब विचार में ली जा सकती है जब उसके विचार संस्कृतिकरण और अभियुक्त के साथ रहा। अतः ए असत्य परंतु आर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन करण संस्कृतियों का प्रयोग स्व प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। ओके,
करण स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। ये देखो में सही सूत्र चुनना होगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों से परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। 151 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है परंतु आर सही है, यानी स्वीकृति सह अपराधी विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, यह गलत है तथा आर सही है, यानी स्वीकृत करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। पक्ष में भी ये से अगर सदैव किए जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, में भी किया जा सकता है, इस कारण यह सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 152 प्रलोभन धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई स्वीकृति। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, इसलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 28 में सुसंगत है। ऑप्शन बी धारा 24 में सुसंगत है। ऑप्शन सी धारा 29 में सुसंगत है तथा ऑप्शन डी धारा 30 में सुसंगत है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी धारा 28 में यह सुसंगत है कि प्रलोभन धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के बाद यानी पहले उसको प्रलोभन दिया गया या फिर धमकी या फिर वचन दिया गया हो, फिर मन में कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ हो तो उस प्रभाव के खत्म हो जाने के बाद अगर की गई स्वीकृति तो वह सुसंगत होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 28 के अंतर्गत। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 28 के अनुसार उत्प्रेरण प्रलोभन धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई स्वीकृति क्या होती है, सुसंगत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। थैंक यू।